हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम है और वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th का मराठी अंतर्भारती का 13वां सबक मॉरिशस सागर दरियातले साखर बेट पढ़ेंगे। ठीक है, 13वां सबक है। इससे पहले के तमाम असबाक जो मैं समझा चुका हूँ उसके लिए डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ लिखा हुआ है, प्रस्तुत पाठात लेखकाने बहुरंगी निसर्ग सौंदर्य लाभलेल्या मॉरिशस बेटाचे वर्णन केले आहे। ये जो सबक है इसके अंदर मुसन्निफ ने निसर्ग सौंदर्य यानी कुदरती खूबसूरती के बारे में जो मॉरिशस को खुदा ने दिया है उसका खुलासा बयान किया है। मॉरिशस देशातील घरे व वास्तुशिल्प हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत। मॉरिशस के अंदर जो घर है वो उसका वास्तुशिल्प और बनावट वो बहुत मखसूस है यानी ख़ास है। तेथील लोकांच्या श्रम प्रतिष्ठेचे वर्णन प्रस्तुत प्रवास वर्णन पर पाठातून वाचायला मिलते। वहाँ की जो मेहनत है वहाँ का खुलासा शायर ने इस सफ़रनामे के ज़रिए हमको दिया है, जो पढ़ने से पता चलता है। ठीक है, अब इस सबक को हम समझेंगे। थोड़ा बड़ा सबक है इसलिए हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। वर्ड्स मीनिंग मैं आपको लिखाते चल रहा हूँ साथ में, इसलिए आप गौर से उसको लिखते रहेंगे। पहली लाइन है, भारतीय महासागराच्या अथांग दर्यात जिथे नेतृत्व मान्सूनचे ढग जन्माला येतात। ये कह रहे हैं बहरे हिंद के बहुत गहरे दरिया के अंदर। कहाँ पर की बात चल रही है? बहरे हिंद की बात चल रही है। अथांग यानी बहुत गहरे, वहाँ का जो गहरा दरिया है वहाँ पर नेतृत्व मानसूनचे ढग, वहाँ पर मौसमी हवाओं के बादल पैदा होते हैं। कहाँ पर पैदा होते हैं? भारतीय महासागराच्या अथांग दरियात। तिथे सागर दरियात एक साखर बेट आहे। वहाँ पर समंदर के पेट में एक साखर बेट, साखर के मानी होते हैं शकर, साखर के मानी होते हैं शकर, और बेट के मानी होते हैं जजीरा। हमारे सबक का नाम भी है यही, मॉरिशस सागर दरियातले साखर बेट यानी शकर का जजीरा। साखर बेट यानी शकर का जजीरा। हजारों वर्ष आधी महासागराच्या अथांग गर्भात झालेल्या भूकंपाच्या विस्फोटातून हे बेट पाण्यावर तरारून आले। अब ये महासागर के पेट में कैसे बना है वो बता रहे हैं। मॉरिशस हजारों वर्ष आधी, हजारों साल पहले महासागराच्या गर्भात बहरे हिंद के पेट में जलजला आया था और उसके धमाके की वजह से, विस्फोट यानी धमाके की वजह से ये जजीरा पानी पर तैरने लगा था। यानी मॉरिशस कैसे बना? जलजला आया था, वहाँ पर धमाका हुआ था, उसकी वजह से ये जजीरा बन गया। जजीरा किसे बोलते हैं? बीच में जो है तो ज़मीन होती है और उसके आसपास क्या होता है? पानी होता है, तो उसे बोलते हैं जजीरा। अब धमाका हुआ तो ये ज़मीन ऊपर आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? मॉरिशस बन गया। ओके, हाँ, अब आगे। सुमारे 500 वर्षापूर्वी म्हणजेच 16व्या शतकापर्यंत मानवाचे पाऊल या बेटावर पडले नव्हते। यानी ये बोल रहे हैं कि सुमारे यानी करीब करीब 500 साल पहले यानी 16वीं सदी के करीब करीब इंसान के पैर इस जजीरे पर नहीं पड़े थे। यानी 500 साल पहले ही वजूद में आया, बहुत पुराना नहीं है। तो 500 साल पहले तो यहाँ पर कोई इंसान नहीं था। पोर्तुगीज नाविक वास्को दी गामाच्या नेतृत्वाखाली खलाशांचा तांडा आफ्रिका खंडाला वळसा घालून ईशान्येच्या दिशेने भारताच्या शोध मोहिमेसाठी वळला। यहाँ तक पढ़ा मैंने, उसको समझेंगे। पोर्तुगीज यानी पुर्तगाल वाले लोग, पुर्तगाल में रहने वाले लोग। पोर्तुगीज नाविक यानी नाव चलाने वाला कौन था? वास्को दी गामा। वास्को दी गामा, तो जो पुर्तगीज है नाव चलाने वाला मल्लाह था वास्को दी गामा, उसके नेतृत्वाखाली यानी उसकी रहनुमाई के अंदर खलाशांचा तांडा, नाव चलाने वाले लोग मल्लाहों ने अफ्रीका खंडाला वळसा घालून बर्रे आज़म अफ्रीका को चक्कर लगाकर, खंड यहाँ से मुराद है बर्रे आज़म अफ्रीका को चक्कर लगाकर इसी सिमत भारत की तलाश के लिए वो निकला था। किसकी बात चल रही है यहाँ पर? वास्को दी जो गामा है वो पुर्तगाल का रहने वाला था। उसने क्या किया? मल्लाहों को साथ लिया और उसकी रहनुमाई में तमाम मल्लाह इस दिशा से आए जो भारत की तलाश में चला था। शोध यानी तलाश। तेव्हा हे बेट त्यांना दिसले,
पोर्तुगीज या बेटावर थांबले नाहीत, पण पुढे पोर्तुगालहून गोव्याकडे येताना त्यांची जहाजे या बेटावर थांबत. ठीक है, उस वक्त की बात है. तेव्हा यानी उस वक्त हे बेट त्यांना दिसले. ये जजीरा उनको दिखाई दिया. पोर्तुगीज या बेटावर थांबले नाहीत. जो पोर्तुगीज थे वो इस जजीरे पर रुके नहीं. कहाँ पर? मॉरिशस में नहीं रुके वो, पण पुढे पोर्तुगालहून गोव्याकडे येताना त्यांची जहाजे या बेटावर थांबत. लेकिन जब जब वो गोवे की तरफ से इधर आते थे वहां पर वो जरूर रुकते थे मॉरिशस पर. 1638 मध्ये डच लोग इथे पोहोचले. सबसे पहले कौन आया फिर यहाँ पर? डच लोग. पहले तो कौन आके चल गया? पुर्तगाल. एक सवाल बनता है कि मॉरिशस में कौन से लोग आकर गए हैं. तो एक तो यहाँ पर हो गए पुर्तगीज, दूसरे कौन हो गए? डच लोग, जो 1638 में आए, इथे पोहोचले, यहाँ पर पोहोचे. आपला राजपुत्र मॉरिशस द नसाव याच्या नावावरून त्यांनी या बेटाचे नाव मॉरिशस असे ठेवले. अब डच लोगों का एक राजपुत्र था, यानी वो राजा का बेटा था, राजकुमार था, उसका नाम था मॉरिशस द नसाव. याद रखना, मॉरिशस द नसाव ये उस राजकुमार का नाम था. उन्होंने उसी के नाम पर इस मुल्क का नाम रखे, इस जजीरे का नाम रखे मॉरिशस असे ठेवले, ऐसा रखा. डच लोकांनी या बेटावर उसाची लागवड केली. जो डच लोग थे जिन्होंने इसे मॉरिशस का नाम दिया था, जिनका राजकुमार जो था मॉरिशस द नसाव था, उन्होंने यहाँ पर इस जजीरे पर आकर ऊसाची लागवड केली. ऊस यानी गन्ना, ऊस यानी गन्ना, गन्ने की काश्त की वहां पर उन्होंने. त्यानंतर फ्रेंच लोकांचे लक्ष या बेटाकडे गेले. फिर उसके बाद फ्रेंच लोगों का दिमाग इस जजीरे की तरफ गया. पहले तो कौन आया? पुर्तगीज आए, फिर डच लोग आए, फिर अब किसका ध्यान चले गया? फ्रेंच लोगों का ध्यान इस जजीरे की तरफ चला गया आणि त्यांनी डचांकडून या बेटाचा कब्जा घेतला. और फिर क्या किया उन्होंने? उस फ्रेंच लोगों से उन्होंने इस जजीरे पर कब्जा कर लिया, यानी उनसे छीन लिया. डच लोगों से फ्रेंच लोगों ने ये जजीरे को छीन लिया. फ्रेंचांनी उसाची लागवड वाढवली. जो वहां पर गन्ने की काश्त हुआ करती थी, फ्रेंच लोगों ने उसकी काश्त को बढ़ा दी. वाढवली यानी बढ़ा दी. किसने? फ्रेंच लोगों ने. मॉरिशस मध्ये साखरेचे कारखाने काढले और मॉरिशस के अंदर साखरेचे यानी शक्कर के कारखाने निकाले. ब्रिटिशांनी फ्रेंचांकडून मॉरिशस बेट 1810 मध्ये जिंकले. फिर क्या हुआ? जो फ्रेंच से भी छीन लिया ब्रिटिश लोगों ने. कब? 1810 मध्ये. 1810 के अंदर फ्रेंच लोगों से अंग्रेजों ने ये मॉरिशस छीन लिया. यानी कितने लोग हो गए? अब देखो, पोर्तुगीज आए, फिर उसके बाद डच लोग आए, फिर फ्रेंच लोग आ गए, और फिर लास्ट में ब्रिटिश लोग आ गए. ठीक है, 4 लोग अभी तक तो हो गए. इतने सारे लोगों ने एक दूसरे से छीना था. अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर हम जाएंगे. इसके पहले के जितने सारे असबाक है, अगर आपने वो नहीं समझा तो उसकी जो लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, उसको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ. वहाँ से टच करके अब तमाम नज़्मों का खुलासा मराठी में भी और उर्दू में भी देख सकते हैं. उसके वीडियोज़ अवेलेबल है. दूसरा पैराग्राफ हम पढ़ेंगे. पोर्ट लुई ही मॉरिशसची राजधानी. पोर्ट लुई मॉरिशस की राजधानी बन गई. जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, वैसे मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई हो गई. तिथे कुली घाट आहे. वहाँ पर एक कुली घाट है. कहाँ पर? मॉरिशस के अंदर कुली घाट है. पोर्ट लुईच्या बंदरात जिथे भारतीय लोग उतरले. पोर्ट लुई क्या है? वहाँ की राजधानी है. उसी बंदरगाह पर क्या हुआ? भारत के लोग उतरे थे, यानी कुछ कारोबार करने के लिए गए होंगे. तो था कुली घाट. वही कुली घाट को जाना जाता है जहाँ पर भारत के लोग उतरे थे. कलकत्ता यानी कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, एक ही नाम है. मद्रास को चेन्नई बोला जाता. मुंबई बंदरावरून जे लोग पोर्ट लुईच्या बंदरात उतरले त्यातील कोणीच भारतात परतले नाही. जितने लोग भारत से पोर्ट लुई पर उतरे थे, यानी मॉरिशस गए थे, वो अभी तक भारत लौटे नहीं है. क्यों नहीं लौटे? वो आगे उसकी वजूहात बयान कर रहे हैं. ते सर्वजण मॉरिशसमध्ये स्थायिक झाले. वो सब के सब लोग क्या हुए? मॉरिशस में सेटल हो गए. मॉरिशसमध्ये स्थायिक झाले. आपल्या रक्ताने, घामाने त्यांनी उसाची मळे शिंपली. जो भारत के लोग गए थे, उन्होंने अपने खून से और अपने पसीने से उन गन्नों की काश्त को बढ़ाया, यानी उसकी काश्त की. त्यांची घरे,
त्यांची नाती गोती दूर कोकणात, उत्तर प्रदेशात, बिहारात, बांग्लादेशात राहिली। उनकी जो पुराने घर है वो और उनके जो रिश्ते हैं वो कोकण के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार और बंगाल में रह गई। अब वो वहाँ पर सेट हो गए है ना, तो यहाँ की सब चीज़ें रह गई। नाती टूट ली, वहाँ से इनके रिश्ते हो गए, टूट गए, वहीं जाके सेट हो गए, शादियाँ कर ली, वहाँ पर उनकी नस्लें पैदा हो गई, यहाँ से उनका रिश्ता टूट गया। ते आडनावे विसरले, उन्होंने क्या किया, वहाँ अपना सरनेम भूल गया। आप कौन है, शेख पठान है ना, पटेल है, भूल गए वो, विसरले यानी भूल गए। त्यांनी नवी नावे घेतली, उन्होंने नए नाम लिए, वहाँ पर अपने नए नए नाम रखे मॉरिशस के जैसे। मॉरिशस हा संस्कृतीचा मेल्टिंग पॉट झाला, और मॉरिशस ये संस्कृति यानी तहजीब का एक मेल्टिंग पॉट बन गया। संस्कृति यानी तहजीब, और मेल्टिंग पॉट एक तरह का आला होता है जिसमें अलग अलग चीज़ें आप डाल दो तो वो घुल मिल जाती है ना। इसके अंदर अलग अलग चीज़ आप डाल दो तो क्या हो जाती है, घुल मिल जाती है। तो इसको बोला जाता है मेल्टिंग पॉट, यानी पिघालने वाला आला। तो यहाँ पर अलग अलग लोग आकर रह गए थे और वो मिक्स हो गए, इसलिए यहाँ पर कहा गया है मेल्टिंग पॉट। चित्र विचित्र मोज़ाइक झाला, एक मोज़ाइक क्या है, एक तरह की डिज़ाइन है जो समझ में नहीं आती, उसका निशाना किधर है, वो आड़ी टेढ़ी होती है, कौन किससे जुड़ा हुआ है तार, वो समझ में नहीं आता। उस तरह की एक डिज़ाइन को क्या बोला जाता है, मोज़ाइक बोला जाता है। तो वो एक तरह की विचित्र यानी अजीब तरह की मोज़ाइक डिज़ाइन बन गई। अष्ट दिशातल्या लोकांनी हातात हात घालून काम केले, 8 दिशाओं से लोगों ने, अष्ट यानी 8 दिशाओं से, 8 दिशाएं 10 दिशाएं होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 सिमतों से लोगों ने हाथों में हाथ डालकर काम किया। सब अजनबी थे फिर भी उन्होंने साथ में मिलकर काम किया। त्यांच्या श्रमाने देश समृद्ध झाला, और उनकी श्रम की वजह से, श्रम यानी मेहनत, श्रम की वजह से देश जो है तो वो तरक्की पजीर हो गया, तरक्की याफ्ता हो गया। 12 मार्च 1938 या दिवशी मॉरिशस स्वतंत्र मिळाले, और 1968 को मॉरिशस को आज़ादी मिल गई, यानी अंग्रेज़ों से भी वो आज़ाद हो गए थे, गुलाम थे ना, तो 1968 में इनको आज़ादी मिल गई अंग्रेज़ों से। यहाँ तक पढ़े हमने, अब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। पेपर सॉल्यूशन 10वीं के मैंने करा चुका हूँ, वो भी आपकी लिस्ट है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। पेपर सॉल्यूशन है, और उसके बाद सराव परीक्षा प्रैक्टिस पेपर भी दिया हूँ। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पर आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, उसकी लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। बेस्ट है कि आप ब्लॉग पर जाकर या यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देखें, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। अभी शुरू करते हैं। आपल्या भूमीच्या बहुरंगी निसर्गातल्या शोभेल असा लाल, निळा, पिवळा आणि हिरवा असा चौरंगी ध्वज मॉरिशसने निवडला। ये सवाल आया हुआ है, क्या बोल रहे हैं, फिर जब आज़ादी उनको मिल गई तो उन्होंने ऐसा झंडा चुना जो कुदरती खूबसूरती को जचता था। शोभेल यानी जचेगा, ऐसा झंडा उन्होंने चुना जिसमें लाल, निळा, पिवळा आणि हिरवा असी चौरंगी ध्वज मॉरिशसने निवडला, जिसमें 4 रंग थे। ऐसे 4 रंग का झंडा, ध्वज यानी झंडा, उन्होंने क्या किया, अपने देश के लिए चुना। कालांतराने काही पिढ्यांपूर्वी मॉरिशसच्या भूमीवर पाय ठेवलेल्या भारतीय लोकांचे वंशज मॉरिशसचे राष्ट्राध्यक्ष झाले। सवाल ऐसा था, जो आप पूछ रहे हैं अभी कमेंट्स में कि सवाल कैसे आता है, सवाल ऐसे आया था कि मॉरिशस के झंडे में कितने रंग थे। तो ये ध्वज आप यहाँ दिख जाता है आपको, और रंग यहाँ दिखेंगे लाल, नीला, पिवळा आणि हिरवा। 4 रंग थे, 4 बॉक्स में आपको 4 लिखना है, ठीक है। आगे, कालांतराने काही पिढ्यांपूर्वी मॉरिशसच्या भूमीवर पाय ठेवलेल्या भारतीय लोकांचे वंशज मॉरिशसचे राष्ट्राध्यक्ष झाले। कुछ ज़माना बीतने के बाद, कालांतराने कुछ ज़माना बीतने के बाद, कुछ नस्लों में से मॉरिशस की ज़मीन पर जिन्होंने, जो भारतीय लोगों ने पैर रखा था, उन्हीं लोगों के वंशज में, उसी लोगों की विरासत में के कुछ लोग मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष भी बने हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। कौन, भारतीय लोग, कहाँ के, मॉरिशस के, जो लोग वहाँ गए थे। इतिहासाची एक परिक्रमा पूर्ण झाली, और यहाँ पर इतिहास की यानी तारीख का एक चक्कर पूरा कंप्लीट हो गया। परिक्रमा यानी चक्कर। मॉरिशस मध्ये आज, अब यहाँ से चलेगा हमारा, मॉरिशस मध्ये आज 52% लोग भारतीय वंशाचे आहेत। आज भी लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं ना,
छुट्टियों के अंदर मॉरिशस बहुत खूबसूरत मुकाम है। तो वहाँ पर आज भी 52% लोग यानी 52% लोग कौन है, भारत से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी वंशज कौन है, भारतीय है। उर्वरित फ्रैंक और उर्वरित यानी बाकी लोग कौन है, फ्रैंको मॉरिशियन है, एफ्रो मॉरिशन है, यानी एंग्लो मॉरिशन है। उसके अलावा भारतीय अलावा इतने लोग वहाँ पर मौजूद है। भारतीय लोकांनी हजारों मैल दूर स्थलांतर करूनही आपल्या ओठातली भाषा सोडली नाही। भारत के लोगों ने 1000 मील दूर सफ़र किया। स्थलांतर यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद भी उन्होंने अपनी ओठों की जुबान को, भाषा को छोड़ा नहीं है, सोडली नहीं यानी छोड़ा नहीं है। भारतातून होड्यात बसून मॉरिशसमध्ये गेली ती भारतीय केळी। भारत में से जो नाव के अंदर, होड़ी यानी नाव के अंदर जो बैठ कर गई है वो एक चीज़ है केड़ी। केड़ी यानी केले, केलों के गढ़ उन्होंने नाव में लेके गए। मॉरिशस मधले प्रत्येक भारतीयांच्या घरापुढे केळी असते। मॉरिशस में जितने सारे भारतीय लोग रहते हैं उनके घर के सामने केली का दरख्त आपको मिलेगा, उन्होंने यहाँ से लेके गए। जर्द हिरव्या पानांनी अलंकृत आणि रशीत पिक्या केळींनी जडभरीत केळ मॉरिशस मधल्या दर भारतीय घराला भारतीत्व देत असते। अब आगे बोल रहे हैं वो, जो केली के दरख्त है वो जर्द और हिरव्या पानांनी हल्के पीले और हरे रंग से सजे हुए, अलंकृत यानी सजे हुए लगते हैं। वो रसी यानी सजे हुए, जिसको जायकेदार बोलेंगे हम, रसित जायकेदार पके हुए केलियों के और मजबूत केलों के दरख्त हर भारतीयों के दरवाजे के सामने मिलते हैं, जो भारत के भारतीयत्व को यानी भारतीयता को दर्शाती है। जिस घर के सामने केली का दरख्त होगा इसका मतलब कि वो कौन है, भारतीय है। मॉरिशसला पोहोचले तेव्हा नुकतीच पहाट झाली होती। या उसके बाद अगला पैराग्राफ है, लेखक जो है तो उनका सफ़रनामा बयान कर रहा है। मॉरिशसला पहुँचले तेव्हा नुकतीच पहाट झाली होती। जब हम मॉरिशस को घूमने के लिए गए तो अभी अभी सुबह हो गई थी। जब वो उतरे तो सुबह हो रही थी। आभाळाच्या घुमटाखाली पक्ष्यांची काकड आरती चालली होती। उस आसमान के घूंघट के नीचे परिंदों की काकड़ आरती यानी जिक्र और इबादत चल रहा था। यानी जब वो गए तो सुबह का मौसम था, तो पक्षी जब परिंदे चहचहा रहे थे तो उनके चहचहाने को लेखक ने कहा है कि वो इबादत कर रहे थे। पक्षी जो है तो काकड़ आरती उतार रहे थे। रात्रभर जागरण करून आता सुस्त झोपलेल्या उसाच्या मळ्याच्या केसातून थंडगार वारा आपली मऊ बोटे प्रेमाने फिरवत होता। अभी एक लेखक का अंदाज होता है बयान करने का। वो देखो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं, रात्रभर जागरण करून आता सुस्त झोपलेल्या उसाच्या मळ्याच्या केसातून थंडगारा वारा अपनी मऊ बोटे प्रेमाने फिरवत होता। रात भर केलियों के दरख्त जो है वो जाग रहे थे। अभी अभी वो सुस्त होकर उठे हैं और उनके बालों में से ठंडगार यानी ठंडी हवाएं और उनकी उंगलियां हमको प्यार से गुदगुदा रही थी। यानी ठंडी हवाएं चल रही थी। पूरे लाइन का मतलब यही है, उनका बोलने का अपना अंदाज है कि वो हमको अपनी उंगलियों से सरा रही थी, प्यार से हमारे जिस्म को फेर रही थी। डोंगरावरची छोटी छोटी घरे डोळे चोड़त नुकतीच जागी झाली होती। जो पहाड़ों के पर छोटे छोटे घर है, डोंगर यानी पहाड़, वहाँ पर जो छोटे छोटे घर है वो अभी डोळे चोड़त यानी आंखें मलते हुए अभी अभी उठी है। कैसी उठी है? सुबह जब हम उठते हैं तो आंखें मलते हुए उठते हैं ना, वैसी वो कह रहा है कि छोटे छोटे जो घर है जो डोंगर पर है वो अभी आंखें मलते हुए उठ रही है, यानी सुबह का मौसम है। कमळाच्या पाकळीवर भुंगा अलगद बसावा तसे आमचे विमान मॉरिशसच्या भूमीवर उतरले। कमल की पत्तियों पर भुंगा यानी भौरा जैसे प्यार से बैठता है, वैसे ही हमारा जो प्लेन है वो मॉरिशस की ज़मीन पर उतरा, यानी इतने इजीली उतर गया। पण विमानतळ कुठे होते, लेकिन जो
एयरपोर्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा था, विमानतळ यानी एयरपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा था। चोहीकडे उसाचे मडेच मडे होते, चारों तरफ क्या थे, वो गन्ने के मल्ले ही मल्ले थे। जणू आमचे विमान उसाच्या हिरव्यागार मळ्यातच उतरले होते। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा जो एरोप्लेन है वो गन्ने के हरे भरे मल्लों के अंदर उतर गया है, एयरपोर्ट पर नहीं उतर रहा था, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत मुकाम है, फ्रेश हवाएं हैं, आसपास कोई बिल्डिंग नहीं है, इसलिए वो ऐसा लग रहा था जैसे खेत में उतरे हो। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, वर्ड्स मीनिंग आप साथ में लिखते चलेंगे, एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो स्पीड्स बढ़ा सकते हैं, आप स्पीड को कम कर सकते हैं। अगर आपको ब्लूअर दिख रहा है ना तो आपकी क्वालिटी का प्रॉब्लम है, वरना वीडियो तो जो है तो फुल क्लियरिटी में है। हाँ, आपने सही कहा, आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी स्पीड थोड़ा कम है। मैं सबके हिसाब से चल रहा हूँ बच्चों। अदनान और आपका जो कमेंट्स आ रहे हैं बेटा, वो मुझे इसलिए चलना पड़ता है कि सबका ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको स्पीड कम लग रही तो आप क्या करो, अपने यूट्यूब से स्पीड बढ़ा दो। हाँ आयशा मैंने ब्लॉग स्पॉट कहा है, school2u.blogspot.com ऐसे डालेंगे ना आप तो वैसी मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ पर 10th के ब्लॉग पर आप क्लिक कीजिए। अभी आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए ना, तो क्वेश्चन पेपर पूरे 5 से लेकर तकरीबन 5 साल के बोर्ड के पेपर जवाब के साथ मेरे ब्लॉग पर है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स भी कर सकते हैं या फिर वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। बोर्ड के पेपर 5 साल के पेपर दिए हुए हैं मैंने, वहाँ से प्रैक्टिस कर लो, काफ़ी हो जाएंगे। हाँ अल्फिशा, हाँ थैंक यू बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, आपका लाइक और कमेंट्स रहे, बस यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी कमेंट्स हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, आगे 1% लँड अँड 99% फन ही मॉरिशसची पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी असलेली स्लोगन। 1% लँड, 1% जमीन एंड 99% फन और 99% मजा ही मॉरिशसची पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी असलेली स्लोगन। जो मॉरिशस का स्लोगन था ना, ये था 1% लैंड एंड 99% फन, 1% ज़मीन है और 99% यहाँ पर मज़ा है। ये वहाँ के घूमने वाले सयाहों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये स्लोगन बनाया गया था मॉरिशस वालों के ज़रिए। तिला स्मरून मॉरिशसमध्ये अक्षरशः पृथ्वीवरचा स्वर्ग निर्माण केला आहे। उसको ध्यान में रख के मॉरिशस में ही जो है वो ज़मीन पर की जन्नत बनाई गई है। अगर अल्लाह ने आपको इतनी ताकत दिया तो जाना ज़रूर वहाँ पर अल्लाह की कुदरत को देखने के लिए। जैसे हमारे भारत की जन्नत जम्मू और कश्मीर है, महाराष्ट्र की जन्नत जो है वो महाबलेश्वर है, ऐसे जन्नत माना जाता है मॉरिशस को। मॉरिशस में लोग घूमने के लिए जाते हैं, खुदा की कुदरत को देखने के लिए जाते हैं। अगर आप अपने कारोबार से लग गए, आपने अच्छी पढ़ाई किया, फिर आप अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड अपने वाइफ के साथ, आप अपने माँ बाप के साथ आपको क्या करना है, जाना है घूमने खुदा की कुदरत को देखने के लिए। मॉरिशस बेटावर लहान से आणखी एक बेट आहे। मॉरिशस तो खुद एक जजीरा है, लेकिन उस जजीरे पर और एक छोटा जजीरा है, त्याचे नाव आहे इलो सर्फ। उसका नाम क्या है? इलो सर्फ है। आम्ही एका मोटरबोटीत बसून बेटावर गेलो। हम क्या किए, एक मोटरबोट में बैठे और इलो सर्फ पर गए। इलो सर्फ बेटावर समुद्राचे स्वच्छ पाणी आत येऊन त्याच्या निळ्या पाण्याचा एक लगून निर्माण झाला आहे। यानी क्या बोल रहे, इलो सर्फ जो बेट है वहाँ पर का साफ पानी वो अंदर आता था और उसकी वजह से फॉग बनता था, निर्माण झाला यानी फॉग बन गया है, झाग बन गई है। तो पोहायला अतिशय सुरक्षित आहे। यानी शायद यहाँ पर ही जो मुराद है ना, ये त्याचा एक लगून निर्माण झाला है। लगून निर्माण से मुराद एक इलाका, एक खलीज, यानी इतना इलाका है वह कि साफ पानी का, यहाँ पर आप तैर सकते हैं, यहाँ पर मछलियाँ नहीं है और जहरीले जानवर नहीं है, मगरमच्छ नहीं है। तो यहाँ पर उसको यहाँ पर ही बोला गया है लगून, कि यहाँ सेफली आप क्या कर सकते हो, तैर सकते हैं। तो साफ पानी की वजह से लगून तैयार हो गया था। पहला अतिशय सुरक्षित है और यहाँ पर तैरने के लिए ये क्या है, बिल्कुल
सुरक्षित है यानी सेफ आहे, यहाँ पर कोई मसला नाही आहे. त्यामुळे त्या लगूनमध्ये माझी छोटी मुले चिराग, दमी आणि माझी भाची चंद्रानी त्यांच्या समेत मी मनसोक्त पोहलो. वहाँ पर कोई खतरा नहीं था, इसकी वजह से मैं क्या हुआ, लगून मध्ये यानी यहाँ पर इस लगून के अंदर मैं माझी छोटी मुले, मेरे जो छोटे बच्चे थे चिराग, दमी और उनकी भांजी, लेखक की भांजी. चिराग और दमी तो उनके बच्चे थे, लेकिन भाची जो थी वो चंद्रानी थी. उनके साथ क्या हुआ, दिल खोल कर वहां पर उन्होंने तैरा आपके मुसन्निफ ने, लेखक ने. तिथे स्पीड बोटीतून बसून आम्ही इलोसर्फ बेटाला प्रदक्षिणा घातली. फिर हमने क्या किया, स्पीड बोट के अंदर बैठा और फिर हमने इलोसर्फ जो छोटा सा जजीरा है उस पर हमने प्रदक्षिणा घाली यानी चक्कर लगाए. स्पीड बोट के अंदर बैठकर पूरा इलोसर्फ हमने देखा. प्रदक्षिणा लगाना, इसके लिए एक लफ्ज ऊपर भी गुजरा है, परिक्रमा करना यानी चक्कर लगाना. त्यानंतर पॅराशूटच्या मदतीने आम्ही आभाळात पॅरासेलिंग ही केले. फिर हमने क्या किया, पैराशूट की मदद से पैरासेलिंग की, जो आसमान से जंप करते हैं ना उसको बोला जाता है पैरासेलिंग. तो हमने पैराशूट के सहारे से पैरासेलिंग भी वहां पर की है मॉरिशस के अंदर. त्यानंतर दिगंतरातून दर्या तरंगात जाण्याचा क्षण आला. फिर हमने क्या किया, दिगंतर यानी आसमानी जंप के साथ साथ हमको अब दरिया के अंदर जाने का लम्हा आ गया. अभी तक दिगंतर यानी आसमान में और दरिया तरंगात यानी दरिया के पेट में जाने का लम्हा आ गया. अभी तक हवा में उड़ रहे थे, अब उसके अंदर जाने वाले हैं. आम्ही ऑक्सीजन मास्क घालून समुद्राच्या पाण्यात उतरलो. फिर हमने क्या किया, ऑक्सीजन मास्क लगाया और समंदर के पानी में उतर गए. समुद्राच्या तळाची नयन मनोहर जलसृष्टी आणि मत्स्यसृष्टी पाहिली. जैसे हम उतरे तो समंदर के अंदर, तल के अंदर हमने नयन मनोहर, नयन यानी आंखें और मनोहर यानी लुभाने वाली, तो हमारी आंखों को लुभाने वाली हमने जल सृष्टि यानी पानी का जहान देखा. मत्स्य सृष्टि यानी मछलियों का जहान देखा. मछलियों का जहान देखा. कोरल हा समुद्राच्या पोटातला नैसर्गिक चमत्कार म्हटला पाहिजे. जो कोरल एक तरह का प्राणी है, वो समंदर के पेट का एक कुदरती चमत्कार ही कहना चाहिए. उनको वो चीज़ अच्छी लगी जो कोरल नाम की है, उसको इन्हें कहा कि कुदरती चमत्कार होना चाहिए. कोरल ही दिसायला वनस्पति दिसते. जो कोरल चीज़ है वो एक तरह की जड़ी बूटी दिखती है, पण तो जलजीव है, लेकिन वो जानदार है, पानी के अंदर रहने वाला. नेक्स्ट पैराग्राफ, ये आखिरी पैराग्राफ है तकरीबन. उसके बाद मॉरिशस, हाँ कमेंट्स में लास्ट में पढ़ लूँगा जी. हाँ आप ये सब कर सकते हो, ब्लॉग पर जाएंगे आप, प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन भी आप देख लो. हाँ अगर आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैं आपको वो लिंक दे दिया है वेबसाइट की. वेबसाइट पर जैसे जाएंगे तो पूरा चैप्टर और पूरे असबाक, पूरी नज़में, उसका खुलासा, वर्ड्स मीनिंग सब ओपन हो जाएगा. ओके. मॉरिशस मधील घरे पाहणे हा एक आगळा अनुभव आहे. मॉरिशस में जो घर देखना है, उसको देखने का वो एक अजीब तजुर्बा है. अनुभव यानी तजुर्बा. देशातील घरे वास्तुशिल्प म्हणजे या देशातील संस्कृतीचा आरसाच असतो. यहाँ के जो घर है उनकी जो वास्तुशिल्प है यानी बनावट है, वो यहाँ की तहजीब, संस्कृति यानी तहजीब का एक आईना ही है. आरसा यानी आईना. जो उनकी बनावट है ये यहाँ की तहजीब का एक आईना है. ये तो हर मुल्क की बात है, हर स्टेट की बात है. अलग अलग स्टेट्स में जो है वो अलग अलग घर बनते हैं और वो उसका आईना होता है. मॉरिशसच्या घरचा आकृतिबंध होडी सारखा आहे. मॉरिशस के जो घर होते हैं उसकी जो खाके बने हुए होते हैं वो नाव के जैसे बने हुए हैं. जणू आता नांगरलेल्या या घरांचा दोरखंड सुटून ही तरंगणारी घरे खोल समुद्रात जलसफरीत जाणार आहे असे वाटते. ऐसा लगता था जैसा ये घर की दोरखंड सुटून, अब इसकी रस्सी टूटकर ये सब के सब घर समंदर के अंदर जल सफारी करने के लिए जाने वाले. इतने खूबसूरत लगते थे.
ऐसे लगते थे। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। बहुतेक घरांच्या भिंतींचा पांढरा रंग असतो। बहुत सारे घरों की जो दीवारें होती है वो सफेद होती है। पण घरांना हिरवी, निळे, लाल छपरे असतात, लेकिन घरों को जो छत होती है वो नीली, हरी और लाल कलर की होती है। घरातून कंगारूंच्या पिलासारख्या खिडक्या बाहेर डोकावतात और उनकी खिड़कियां ऐसी बनी होती है जैसे कंगारू के छोटे बच्चे बाहर देख रहे हैं, यानी बाहर निकली हुई खिड़कियां होती है। घरापुढे सुंदर फुलझाडांचे परसू आहेत और घर के सामने खूबसूरत फूल और परसू यानी फूल है, दरख्त है। त्यामध्ये छोटेसे तळे आणि तळ्यात लाल नीली कमळे फुललेली और उस घर के सामने छोटे से तालाब बने हुए हैं। तड़ यानी तालाब बने हुए हैं और उन तालाब के अंदर लाल, नीली और कमल के फूल हमको दिखाई देते हैं। काही घरे बंद असतात, कुछ घर बंद रहते हैं। डोळे मिटून समाधीस बसलेल्या संन्यस्त ऋषीप्रमाणे खिडक्या दारे बंद करून ती बसलेली असतात। कुछ घर जो बंद होते हैं वो ऐसा लगता है कि उनकी आंखें क्या है, बंद है। किसकी तरह से, जैसे कोई सन्यासी साधु ऋषि रहता है, ऋषि मुनि रहता है, वो अपनी आंखें बंद करके बैठा रहता है खामोश, ऐसे वो उनकी आंखें बंद करके बैठे हुए घर ऐसे लगते हैं। उनकी खिड़कियां दारे बंद करून ती बसलेली असतात। वो खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे हुए रहते हैं। घर जो किसकी तरह होते हैं, नाव की तरह होते हैं। पण कुठलेच बंद घर ही क्रूप भग्न अवस्थेत आहे असे मला दिसले नाही। लेकिन चाहे कितना भी घर बंद रहो वो मुझे बदसूरत नजर नहीं आया। भग्न अवस्थेत जैसे हमारे इंडिया में कोई नहीं रहा तो धूल हो जाती है, वहां उनको ऐसा नजर नहीं आया। हे घर विक्रीस आहे किंवा हे घर भाड्याने देणे आहे अशा पाट्याही मला मॉरिशसमध्ये कुठे दिसल्या नाही। अगर कोई घर खाली भी है या नहीं भी है तो उस घर के सामने ये घर बेचने को है यानी सेल करने के लिए, या घर ये भाड़े से देना है, ऐसे किसी भी तरह की पार्टियां मुझे नज़र मॉरिशस में नहीं आई। मॉरिशसच्या रहिवाशांचे आपले घरावर खूप प्रेम असावे। जो मॉरिशस के लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा प्यार अपने घर पर होगा। जो लोग घर से प्यार करते हैं साफ सुथरे रखेंगे। जाहिर सी बात है, तो इन्होंने ऐसा कहा है कि मॉरिशस के लोग अपने घर से बहुत प्यार करते हैं। ज्या देशात लोग आपल्या घरांवर असे जीवापाड प्रेम करतात त्या देशाला उज्जवल भविष्य असते। जिस मुल्क के अंदर, ऐसा इनका मानना है, जिस देश के अंदर लोग अपने घरों पर इतना दिल तोड़कर प्यार करते हैं, प्रेम यानी प्यार करते हैं, जीवापाड यानी बहुत ज़्यादा दिलो जान से प्यार करते हैं, उस देश के लिए ऐसा उज्जवल भविष्य असते। उस देश का क्या होता है, रोशन मुस्तकबिल होता है। उज्जवल यानी रोशन और भविष्य यानी मुस्तकबिल। उस देश का जो मुस्तकबिल होता है वो रोशन होता है, ऐसा आपके मुसन्निफ ने कहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो इस चैप्टर को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, अब बाकी हम पेपर सॉल्यूशन शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह, तो उसमें भी आप ज़रूर दे, सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक अल्लाह हाफिज़। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।